जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली जीके जीएस की स्पेशल क्लास में। और आज के सेशन में एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे एसएससी रेलवे आरआरबी की प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद और मौर्यवंश। तो आज की इस वीडियो में हम महाजनपद और मौर्यवंश को अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे और जितने भी इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में, तो उन सभी क्वेश्चन को आप आज यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और अगली परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह आपका प्रैक्टिस सेट 59वां है। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए, क्योंकि अभी तक हमने 2000 जीके जीएस को डिटेल्स में डिस्कस किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सो दोस्तों, यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली जीके जीएस की स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और हर टॉपिक का अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। यानी जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहे हैं वह आपको हमारी वीडियो में यहाँ पर डिटेल्स में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद, ठीक है, महाजनपद काल, ठीक है। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कौशल महाजनपद यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है। तो यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है और इसका पहला ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यह क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में इसका भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था। कुरु, मगध, काशी, कुषाण। तो यह दिया था आपका मगध ने, ठीक है, मगध में सहयोग दिया था, ठीक है। तो कुरु यानी मेरठ और हरियाणा लोह युग वैदिक भारत 1200 से 900 ईसा पूर्व में एक इंडो आर्यन कबीले द्वारा शासित हुआ है, जिन्होंने सरस्वती और गंगा नदी के बीच के क्षेत्रों पर शासन किया था, ठीक है। तो यह क्वेश्चन अभी आप अच्छे से डिस्कस कर लें और सभी क्वेश्चन को आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ें और इसका पीडीएफ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है बेस्ट जीके करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि मगध यानी मगध महाजनपद स्पेस नदियों से घिरा हुआ है। तो जो मगध है वह कौन कौन सी नदियों से घिरा हुआ है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे ध्यान से समझिए। पहला ऑप्शन है आपका गंगा और झेलम, गंगा और यमुना, गंगा और सोन, गंगा और घाघरा। तो यह घिरा हुआ है आपका गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ है मगध, ठीक है। इन नदियों और भूमि की उर्वरता के कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बन गया। अब मगध बिहार क्षेत्र का एक भाग है, ठीक है। अब जो मगध कहाँ पर है, बिहार में है और उसका एक भाग है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को स्पेस के रूप में जाना जाता था। अब जो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता था, मगध के, कौशल के, अंग के, मत्स्य के। तो यह जाना जाता था आपका मगध की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध की। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न दोस्तों 2022 में पूछा गया था, अभी पूछा गया था और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो बिहार में कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र वर्तमान पटना स्थानांतरित कर दिया था। तो लुम्बिनी, कलिंग, मथुरा, राजगृह। तो बिहार में तो कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, यह थी आपकी राजगृह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर नीचे पढ़ते हैं कि मगध साम्राज्य पर निम्नलिखित राजवंशों का शासन था। अब देखिए यहाँ पर कि जो मगध साम्राज्य था उस पर कौन कौन से राजवंशों का शासन था, आइए जानते हैं। पहला आपका हर्यक वंश, जिसके राजा कौन थे, बिंबिसार। शिशुनाग वंश, शिशुनाग और नंद वंश के महापद नंदा। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में घनानंद यानी नंद वंश के अंतिम सम्राट के शासनकाल के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फलों की उपज के स्पेस की दर सेकर वसूलते थे, ठीक है। तो
और कितनेवां भाग दर के रूप में वसूलते थे। तो यह क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। 1/3वां भाग, 1/5वां भाग या 1/6वां भाग या फिर 1/4वां भाग। तो वह वसूलते हैं आपके 1/6वां भाग की उपज की दर से कर वसूलते थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे से कर, ये कर अलग है। ठीक है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से भाग नामक कर वसूला करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि शासक का नाम साम्राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। आपके सामने दो ऑप्शन है, महापद्मानंद मगध साम्राज्य से संबंधित है या अजातशत्रु मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। देखिए आपका जो महापद्मानंद थे वो मगध साम्राज्य से संबंधित थे, वो अजातशत्रु मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं थे। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 1। अब यहाँ पर समझेंगे हम कि महापद्मानंद ने पूर्वी मगध में नंदवंश की स्थापना की थी। ठीक है, और उसने अपने राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र यानी पटना बिहार की स्थापना की थी और उन्हें भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अब हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु स्पेस का पुत्र था। अब जो हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो यह था आपका पहला ऑप्शन है आपका नागदशक, उदयन, अनिरुद्ध या बिंबिसार। तो यह था दोस्तों आपका बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था, बिंबिसार का। ठीक है, अब बिंबिसार हर्यक वंश का मगध का पहला शासक था और अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में पूर्वी भारत में मगध के हर्यक राजवंश के एक राजा थे, वह राजा बिंबिसार के पुत्र थे। अभी जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था। तो घनानंद, पांडुका, गोविष्णाका या केवरता। तो यह था आपका घनानंद। ठीक है, जो नंद वंश का अंतिम शासक था तो वह कौन था, घनानंद। ठीक है, अब घनानंद यानी कि मृत्यु 321 ईसा पूर्व नंद वंश के अंतिम शासक थे। वह राजवंश के संस्थापक अग्रसेन के 8 भाइयों में से एक थे। अब नंद वंश उनके साथ लगभग 321 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया था, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो क्या था, नंद वंश था, यह समाप्त हो गया था। ठीक है, अब आपका क्या आता है, मौर्य वंश। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। तो इसके बाद आता है हमारा मौर्य वंश। ठीक है, तो जिसका पहला प्रश्न है आपका जो पूछा गया था आपका एसएससी स्टेनोग्राफर में 2023 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सहेली यानी श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। तो वह कौन है, इंडिका है या मुद्रा राक्षस है या महावंश है या फिर अर्थशास्त्र है। ठीक है, यह थे आपका महावंश। ठीक है, यह महानमा द्वारा पाली भाषा में लिखा गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो महावंश था वो किस भाषा में लिखा गया था, वह लिखा गया था आपका पाली भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी। तो वह कौन था, दशरथ था, बृहद्रथ था या शतघ्नवन था या बिंदुसार था। तो यह देखिए आपका दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, अभी जस्ट पूछा गया था 2023 में। ठीक है, तो इस प्रकार के आप जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उन एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए और क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी आपकी जीके है हम उसको अच्छे से डिटेल्स में कवर करा देते हैं। यानी हम हर टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफी वीडियो है, ये हेल्पफुल रहेगी। सो दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका दशरथ, बृहद्रथ, शतघ्नवन, बिंदुसार। तो यह था आपका बृहद्रथ। ठीक है, तो इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो बृहद्रथ थे तो इसकी हत्या किसने की थी, तो इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, जिसने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 331 ईसा पूर्व में नंदवंश के घनानंद को हराकर की थी। ठीक है, और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी यानी पटना बिहार में। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य के शासकों की सूची। ठीक है, अब जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे उनकी यहाँ पर सूची दी गई है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। पहले थे आपका चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतघ्नवन, बृहद्रथ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो यहाँ से यहाँ तक क्या थे, आपके मौर्य साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद
बौद्ध धर्म और उसके साहित्य के सिद्धांत को अपना लिया था? अशोक ने, दशरथ ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या बिंदुसार ने? यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यहाँ पर जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे और आप आंसर भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो यह था आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक ने। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, अशोक वह तीसरे मौर्य सम्राट थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि मौर्य सम्राट के तीसरे सम्राट कौन थे? वह थे अशोक। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, उन्होंने पाटलिपुत्र में मेघलीपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में तीसरे पुत्र संगति का आयोजन करवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवणबेलगोला में आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई थी? और उसकी मृत्यु हो गई थी तो किसकी हो गई थी? बिंदुसार की, दशरथ की, अशोक की या चंद्रगुप्त मौर्य की? तो यह क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। तो यह हुआ था आपका चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, हाँ, तो यहाँ पर हम समझेंगे थोड़ा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य उनका यूनानी नाम सेंडुकस था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त का यूनानी नाम क्या था, तो वह था आपका सेंडुकोटस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिए और अच्छे से याद रखिए। ठीक है, वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने 322 ईसा पूर्व में नंद साम्राज्य के घनानंद को पराजित कर पाटलिपुत्र यानी मगध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। उनके कार्यकाल के दौरान मेगास्थनीय यूनानी इतिहासकार ने भारत का दौरा किया। वह जैन धर्म का पालन करते थे। उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ और अशोक बिंदुसार का पुत्र और एवं उत्तराधिकारी था और दशरथ थे जो अशोक के पोते थे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि सांची स्फूत की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? तो यह क्वेश्चन आपका एसएससीएमटीएस में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यह रखी गई थी आपकी अशोक द्वारा। ठीक है, जो कि अशोक ने स्तूप की नींव, सांची स्तूप की नींव रखी थी। ठीक है, अशोक ने। ठीक है, अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अन्य प्रसिद्ध स्तूप हैं, इनकी यहाँ पर कुछ सूची दी गई है, तो आप इसे अच्छे ध्यान से समझिए। ठीक है, तो पहला है आपका महाबोधि स्तूप। तो यह है आपका बोधगया बिहार में स्थित है। और शांति स्तूप है आपका लेह लद्दाख में। और धमेक स्तूप है सारनाथ उत्तर प्रदेश में। अमरावती स्तूप है आंध्र प्रदेश में। और ड्रूडुल चोर्टन स्तूप है सिक्किम में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सभी स्तूपों को अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? जो समाहर्ता नामक अधिकारी था उसका क्या कार्य था? राज्य के खजाने को आरक्षित करना, कर निर्धारण, सुरक्षा आश्वासन या पत्र व्यवहार करना। तो इसका काम था कि कर निर्धारण। ठीक है, ये कर वसूलता था। अगला क्वेश्चन है आपका अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म यानी धार्मिकता के सिद्धांत को फैलाने के लिए स्पेस पर एक मिशन भेजा था। तो जो अशोक था उसके बेटे का क्या नाम था? महेंद्र, और बेटी का क्या नाम था? संघमित्रा। तो इन्होंने अपने यानी धार्मिकता के सिद्धांत को फैलाने के लिए इन्हें कहाँ भेजा था? तो इन्हें पहला ऑप्शन आपका कलिंग, लंका, कंबोडिया या थाईलैंड। तो इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को लंका में भेजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्हें बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। और महान अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व तीसरे मौर्य सम्राट थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म यानी धार्मिकता को अवधारणा को बढ़ावा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो पहला ऑप्शन है आपका सेल्यूकस ने, टॉलमी ने, डायनोसिस ने या सिकंदर ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत यानी मेगास्थनीज को भेजा था आपका सेल्यूकस ने। ठीक है, सेल्यूकस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सेल्यूकस प्रथम निकेटर इन्होंने सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की थी और एक मेसोडेनियाई यूनानी जनरल अधिकारी और सिकंदर महान के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु बन गए और श्रवणबेलगोला में संलेखना यानी मृत्यु तक उपवास करने की प्रथा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? अब जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उन्होंने जो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो इसमें से उन्होंने किसे पराजित किया था?
तो पहला ऑप्शन है आपका कैसेंडर, सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी है आपका एंटीगोन्स, या ऑप्शन डी है आपका टॉलमी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, मैगस्नीज, अब देखिए जो मैगस्नीज थे उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी, और सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके 4 सेनापतियों के बीच विभाजित हो गया था। ठीक है, तो पहला कौन कौन थे वे? कैसेंडर, टोलोमी, एंटीगोनस और सेल्यूकस। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी साथी नए हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली जीके जीएस की स्पेशल क्लास के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज से हम आपसे वादा करते हैं कि आपको हम इसी तरह आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल्स में समझाएंगे, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें और अपनी परीक्षा को अच्छे से दे सकें। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, तो हमारा काम है कि आपको एक उच्च शिक्षा देना। ठीक है, तो जिससे आप सभी एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सके। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्पेस की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य था तो उसने किसकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था? पहला ऑप्शन है आपका स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त। तो उसने देखा था आपका विष्णुगुप्त की सहायता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? ठीक है, अब जो सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष था कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? 5 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, या 15 वर्ष बाद? तो इन्होंने जो अशोक थे जो सम्राट, तो उन्होंने राजा बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक सब बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था आपको 261 ईसा पूर्व में, और राजा अशोक 268 से 332 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे। ठीक है, और युद्ध के त्याग और धर्म यानी धार्मिकता, पवित्र सामाजिक आचरण की अवधारणा के विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि मैगस्नीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो मैगस्नीज था तो उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मैगस्नीज की जो इंडिका पुस्तक है तो उसमें समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? ठीक है, भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? 12, 10, 5, 7 है आपका 7। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 वर्गों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, अब आपसे क्वेश्चन तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य। ठीक है, के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो रथाध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, या पत्याध्यक्ष? तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अश्वाध्यक्ष। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि स्पेस में पाई गई मौर्य स्तंभ की राजधानी को से राजधानी लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, भाबरू, बैराट, सांची, सारनाथ। तो इसमें से आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। यानी सारनाथ में पाई गई मौर्य स्तंभ की राजधानी को सिंह राजधानी यानी लायन कैपिटल के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि जो सारनाथ लायन कैपिटल धम्मचक्र प्रवर्तन या बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में अशोक द्वारा लगभग 250 ईसा पूर्व में बनाया गया था। ठीक है, और सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है, और शिलालेख सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो आपका भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? सिंह स्तंभ। ठीक है, अशोक का सिंह स्तंभ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है? तो बृहद संहिता, नीति सार, सुलभ सूत्र, या अर्थशास्त्र? तो यह कौन सा देता है? आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह मुख्य रूप से शासन कला के सिद्धांतों और अभ्यास पर केंद्रित था, जो कौटिल्य यानी चाणक्य विष्णुगुप्त द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रधानमंत्री थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका कि मौर्यों द्वारा नागार्जुन गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान की गई थी? तो आजीविका को, बौद्ध को, लोकायन को या जैन को? तो यह की गई थी आपकी आजीविका को, ठीक है। अब इसकी स्थापना गोपाल मस्करी पुत्र ने की थी, गोपाल मस्करी पुत्र ने की थी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको हर एक वीडियो आज से इसी टॉपिक पर समझाई जाएगी, मतलब कि इसी जिस तरह मैंने आज इस वीडियो को समझाया है उसी तरह हर वीडियो को समझाएंगे और आपके लिए एक्स्ट्रा जीके लेकर आएंगे जो कि आपके सभी एग्जाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। सो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमें वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने 25 क्वेश्चन में आज से कितने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है और आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप जितने भी साथी आज की वीडियो नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आऊंगा और हर टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप पिछले वीडियो का रिवीजन कीजिए और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर लेना, डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।